प्रेजेंट्स दादी माँ की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ जबलपुर नामक गांव में रहा करता था। मुकेश बहुत ही सीधा व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही आलसी थी। उसका किसी भी काम में मन न लगता था। एक बार मुकेश के घर में क्रूरानंद नाम के साधु आए, जो आसपास के क्षेत्र में अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। इस घर में कोई है? फिर मुकेश घर से बाहर निकलता है। कहिए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं यहाँ से हिमालय पर्वत की ओर तपस्या करने जा रहा हूँ। मैं भूख से बहुत भी व्याकुल हूँ। क्या तू मेरे लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर सकता है? हाँ मुनिवर, ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है जो मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करूँ। आइए मुनिवर, पधारिए इस गरीब के घर में। फिर मुनि मुकेश के घर में गए, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पर सो रही थी। उठो भाग्यवान, देखो हमारे यहाँ कौन आया है। हमारे यहाँ महान ऋषि श्री क्रूरानंद महाराज जी पधारे हैं। उठो और इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। क्यों परेशान कर रहे हो? सोने दो ना। अरे उठ जाओ भाग्यवान, ऋषिवर भूख से व्याकुल हैं। तो उनसे कह दो कहीं और मांग के खा ले। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने मुनिवर को इतने आदर से अपने घर बुलाया, अब मैं ही इन्हें वापस भेजूं? हे भाग्यवान, ऐसे तो इन्हें क्रोध आ जाएगा। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे? हमारा घर हमारा मन होगा तो खिलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं खिलाएंगे। अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, सोने दो मुझे शांति से। फिर मुनि को बहुत अधिक क्रोध आया और वह बोले, देवी, द्वार पर आए साधु का अपमान कर रही है। तुझे सोने का बहुत शौक है ना, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू सिर्फ घर पे सोने के लिए ही आ पाएगी और बाकी समय तू इमली का पेड़ बन जाएगी। अरे नहीं मुनिवर, ऐसा अनर्थ ना करे, क्षमा करे मुनिवर, क्षमा करे। मुनि वहाँ से गुस्से में चले गए। मुनि के जाने के तुरंत बाद ही नयनतारा अपने ही खेत में बहुत सारे इमली के पेड़ों के बीच में स्वयं भी इमली का पेड़ बन गई। रात को वह अपने रूप में वापस आई और जब अपने घर पहुंची तो वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप उन ऋषि को ढूंढ दीजिए और मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो। देखो, मैं उन ऋषि को ढूंढने का प्रयास करूंगा। अगर वो मुझे मिल गए तो मैं उनसे तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगूंगा और तुम्हें पहले जैसा करने का निवेदन करूंगा। अगर नहीं मिले तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगले दिन मुकेश उन ऋषि को ढूंढने के लिए घर से निकला। पता नहीं कहाँ होंगे ऋषिवर। अरे हाँ, वो कह रहे थे कि वे हिमालय पर्वत जा रहे हैं। शायद कहीं हिमालय पर्वत के रास्ते में ही मिल जाएं। फिर मुकेश हिमालय पर्वत के रास्ते पर गया। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे ऋषि क्रूरानंद मिल गए और उसने ऋषि से माफी मांगी। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हे मुनिवर, मेरी पत्नी से गलती हो गई है और मेरी पत्नी की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुनिवर, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी पत्नी को पहले जैसा कर दीजिए। मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूँ पुत्र, लेकिन मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। मुनिवर, दया करें मुनिवर, कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरी पत्नी श्राप मुक्त हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद मुनि बोले, एक रास्ता तो है। क्या रास्ता है? बताएं मुनिवर, मैं अपनी पत्नी को पहले जैसा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पुत्र, तुम्हें अपने प्रेम की बुद्धि परीक्षा देनी होगी। बुद्धि परीक्षा मतलब? मुनिवर, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो कभी ऐसी कोई बुद्धि परीक्षा नहीं दी है। कृपया करके स्पष्ट कहें मुनिवर, जो आपको कहना है। पुत्र, अगर तुम अपनी पत्नी के पेड़ बनने के 1 घंटे के भीतर उसके पेड़ को पहचान लो और उसे तोड़ दो तो तुम्हारी पत्नी श्राप मुक्त हो जाएगी। जो आज्ञा मुनिवर। फिर मुकेश अपने घर वापस गया। अगले दिन मुकेश सुबह सुबह अपने खेत पहुंचा। अरे रे, कौन सा पेड़ है मेरी पत्नी का? कि ये वाला है? अरे नहीं, ये तो नहीं लग रहा। अरे यार, कैसे पता करूं? कहीं गलती हो गई तो मेरी पत्नी तो हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे यार, हाँ, ये वाला पेड़ मेरी पत्नी का है। फिर मुकेश ने उस पेड़ को उखाड़ दिया। मुकेश का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वह सही पेड़ था। उसकी पत्नी श्राप मुक्त होकर बहुत खुश हुई और वह बोली, सुनो जी, मैं बहुत खुश हूँ और दुखी भी कि मैंने उन महात्मा का अपमान किया। मुझे उनसे माफी मांगनी है। चलो हम उनके पास चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो, हमें उनके पास चलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। फिर वो लोग ऋषि के पास गए और मुकेश की पत्नी ने ऋषि से माफी मांगी। ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वो कुछ संशय में थे।
क्या हुआ मुनिवर? आप मुझे कुछ संशय में लग रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने अपनी पत्नी के पेड़ को पहचाना, तो पहचाना कैसे? आपने कहा था ना मुनिवर कि ये मेरी बुद्धि परीक्षा है, अतः मैंने अपनी बुद्धि से आपकी पहेली को हल किया। मतलब? ओस की वजह से मुनिवर, क्योंकि मेरी पत्नी वाले पौधे को छोड़कर बाकी सारे पौधे ओस की वजह से गिरे थे। मेरी पत्नी पर ओस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि वो तो घर पर थी, अतः मैंने सूखे पौधे को पकड़कर उखाड़ दिया और मेरा अंदाजा सही था। वाह मुकेश, तुम वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी बुद्धि की तारीफ करता हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदा यशस्वी रहो। तो देखा दोस्तों, समस्या आने पर रोने से उसका समाधान नहीं निकलता है, बल्कि अगर ठंडे दिमाग से सोचकर उसका समाधान निकालने का प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। आन प्रेजेंट्स दादी माँ की कहानियाँ। एक गांव में रमेश नाम का एक लकड़हारा रहा करता था, जिसका काम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें शहर जाकर बेचना था। एक बार वह लकड़ियों को काटकर उन्हें बैलगाड़ी में भरकर जंगल के रास्ते जा रहा था। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हटक, संभाल के चल, आगे गड्ढा है। अचानक से उसकी बैलगाड़ी का पहिया किसी गड्ढे में अटक गया। अरे ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? रमेश ने नीचे उतरकर देखा। ए तेरी, ये साला गाड़ी तो गड्ढे में अटक गई। फिर रमेश गड्ढे से पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। ये पहिया है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। रमेश ने बहुत देर तक प्रयत्न किया, लेकिन गड्ढे में से पहिया निकालने में असमर्थ रहा। यहाँ आसपास मुझे कोई दिख भी तो नहीं रहा जिसकी मदद से मैं इस पहिए को बाहर निकाल सकूं। तब वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। रमेश ने उसे अपने पास बुलाया। अरे सुनिए भाई साहब, मेरी गाड़ी का पहिया इस गड्ढे में अटक गया है, क्या आप इसे निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? अरे मियाँ, मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना चूना लगा के, लेकिन तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या फायदा चूना लगा के? फायदा मतलब? मेरा मतलब है मियाँ, कहाँ जाओगे इतनी धूप में चूना लगा के? ये लकड़ियाँ तो तुम्हें बेचनी है, मुझे को बेच दो चूना लगा के। मुझे इन लकड़ियों को बेचना तो वही, फिर मैं चाहे इन्हें शहर ले जाकर बेचूं या मैं इन्हें यहीं बेच दूं। ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें यहीं बेच देता हूँ, फिर चाहे मुझे 2-4 पैसे कम ही क्यों न मिल जाएं। कम से कम मुझे शहर जाने की मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको ये लकड़ियाँ बेच दूंगा। लेकिन आप इसे कितने पैसों में खरीदेंगे? पैसे नहीं मियाँ, रुपए दूंगा, वो भी पूरे 50 चूना लगा के। अरे वाह, 50 रुपए, ये तो लकड़ियों के अच्छे दाम बता रहा है। चलो मैं इसे ही लकड़ियों की गाड़ी बेच देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये गाड़ी बेच दूंगा, पर पहले आप इस गाड़ी को निकालने में मेरी मदद तो कीजिए। अरे मियाँ, बचपन से लेके 55 के हो गए, लेकिन आज तक इस गड्ढे में जो भी गाड़ी फंसी, समझो उस पे हमारे हाथ की मोहर लग गई चूना लगा के। फिर रमेश ने उस आदमी की मदद से बैलगाड़ी बाहर निकाली और उस आदमी के साथ वह घर पर चला गया। वहाँ पर उसने सारी लकड़ियाँ उतार दी। उस आदमी ने रमेश को 50 रुपए दिए। रमेश फिर गाड़ी में बैठा। वह घर जा ही रहा था कि अचानक उस आदमी ने कहा, अरे रुको मियाँ, तुम तो मुझे ही चूना लगा रही हो कि मेरी बैलगाड़ी लेके कहाँ जा रही हो चूना लगा के? मेरी बैलगाड़ी मतलब? अरे भाई साहब, ये आपकी नहीं मेरी बैलगाड़ी है। लगता है मियाँ तुमने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना। मैंने तुम्हें पूरी गाड़ी के दाम बताए थे, ना कि उसमें बड़ी लकड़ियों के चूना लगा के। लेकिन भाई साहब, मैं आपको अपनी गाड़ी क्यों बेचूंगा, वो भी इतने कम पैसों में? वो मैं कुछ नहीं जानता मियाँ, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें तो अपनी बैलगाड़ी मुझे देनी पड़ेगी चूना लगा के। इस प्रकार बहुत देर तक विवाद चलता रहा। गांव के बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। आखिर में बेचारे रमेश को ना चाहते हुए भी अपनी बैलगाड़ी उस आदमी को देनी पड़ी। वह जब शाम को घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, आपकी बैलगाड़ी कहाँ गई? फिर रमेश ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। हाय दैया, कितना बेईमान आदमी था वो। हे भगवान, मैं तो कहती हूँ उसके कीड़े पड़े कीड़े। बेचारा रमेश शांति से बैठा सबकी बातें सुन ही रहा था कि उसके पुत्र राघव ने कहा, पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें हमारी बैलगाड़ी फिर से वापस मिल सकती है। तुम्हारे पास क्या तरकीब है, बताओ मुझे। तब राघव ने अपने पिता को सारी योजना बताई।
योजना के अनुसार अगले दिन राघव अपने पड़ोसी की बैलगाड़ी उधार मांगकर जंगल से लकड़ियों को काटकर बैलगाड़ी उसी रास्ते पर खड़ी कर देता है। वह आदमी फिर से आया और उसने राघव से कहा, क्या मियाँ तुम ये अपनी लकड़ी की गाड़ी बेचोगे चूना लगा के? हाँ जी, क्यों नहीं, अवश्य बेचेंगे। हाँ तो मियाँ बताओ तुम इसे कितने पैसों में बेचोगे चूना लगा के? बस एक मुट्ठी धन। बस एक मुट्ठी धन? क्या बात है मियाँ, लगता है लकड़ियाँ बाजार में लुट रखी हैं चूना लगा के। नहीं नहीं, लकड़ियाँ बाजार में लुट नहीं रखी हैं, लेकिन मुझे केवल एक मुट्ठी धन की ही आवश्यकता है। ये तो मेरे साथ अच्छा पागल फंस गया मियाँ, बस एक मुट्ठी धन में ही मान जा रही है चूना लगा के। ठीक है मियाँ, मैं तुम्हें एक मुट्ठी धन दे दूंगा चूना लगा के। फिर वह आदमी राघव को अपने साथ घर ले गया। राघव ने सारी लकड़ियों को वहां पर उतार दिया। फिर राघव ने उस आदमी से पैसे मांगे। उस आदमी ने राघव को मुट्ठी में भरकर 2 रुपए दे दिए और फिर आदमी घर के अंदर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो महोदय आप? घर जा रही था मियाँ, बताओ मेरे खातिर कोई और खिदमत हो तो। अभी आपने मेरा पूरा धन कहाँ दिया है? मतलब मियाँ तुमसे तो मेरी एक मुट्ठी धन की बात हुई थी, वो तो मैंने तुम्हें दे दिया चूना लगा के। अब और कोई खिदमत हो मियाँ तो बताओ। अभी तो आपने केवल धन दिया है, अपनी मुट्ठी कहाँ दी है? क्या मियाँ पगला गई है का चूना लगा के? इसमें पागल होने वाली बात ही नहीं है। आपने तो मुझे एक मुट्ठी धन देने का वादा किया था, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ तो तुम क्या चाहते हो मियाँ, मैं क्या अपना हाथ काट कर तुम्हें दे दूं चूना लगा के? वो तो आपको देना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर ये निर्णय किया गया कि वे राजा के पास जाएंगे। वहाँ से वे राजा के पास गए और उन्होंने राजा को सारी बात बताई। फिर राजा राघव से बोला, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने एक मुट्ठी धन की बात की थी, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो तुम्हें अपना हाथ काट कर दे दे। नहीं महाराज, इनके लिए इसका मतलब यही है। मतलब? महाराज मैं आपको सब बताता हूँ। कल जब मेरे पिताजी बैलगाड़ी में लकड़ियों को भरकर ले जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने उनसे लकड़ियों की गाड़ी का सौदा किया और बाद में केवल 50 रुपए में ही लकड़ियों के साथ साथ पूरी गाड़ी रख ली, जबकि बात केवल गाड़ी में रखी लकड़ियों की हुई थी। जब महाराज उसमें कुछ गलत नहीं है तो मेरी इस बात में क्या गलत है? तब राजा को पूरी बात समझ में आई और उसने आदेश दिया, तुमने लकड़ियों का सौदा किया और उस बेचारे गरीब आदमी की पूरी गाड़ी ही रख ली, और जब अब तुम फंसे हो तो मेरे पास आ गए। इस लड़के की बैलगाड़ी से वापस दिलवा दी जाए और इस आदमी से 1000 सोने की मुद्राएं दंड स्वरूप दी जाए, ये मेरा हुक्म है। उस आदमी को दंड स्वरूप 1000 सोने के सिक्के देने पड़े, लेकिन फिर उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राघव से माफी मांगी। राघव ने उसे माफ कर दिया और खुशी खुशी अपनी दोनों बैलगाड़ियों को लेकर वहाँ से चला गया। तो देखा दोस्तों, हर शेर को सवा शेर मिलता है, अतः हमें अपने से दुर्बल आदमी को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो हमसे ताकतवर आदमी हमें सताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।